Good morning, students and my dear friends. Today is 30th of December 2022, Friday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. और इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको इकोनॉमिक टाइम, मिड और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइन की सेपरेट PDF भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मोटिवेशन ऑफ द डे इज़ सम डे इज़ नॉट अ डे ऑफ द वीक। और आज के मिंट पेपर की ये न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के सेक्शन में हम अप्रॉक्सीमेटली 11 न्यूज़ आर्टिकल्स आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, और इसके ही साथ हम पेज नंबर 1 और पेज नंबर 4 पर दिए हुए कुछ और आर्टिकल्स भी कवर करेंगे, जो कि बैंक से ही रिलेटेड है। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल, बैंक्स नेट NPA रेशियो लोएस्ट इन 10 ईयर्स RBI। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बैंक्स हैं, इंडियन बैंक्स हैं, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, जिसकी वजह से बैंक्स ने जो नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं उनके लिए अपनी प्रोविजनिंग भी इंक्रीज कर दी है। तो RBI के अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ द राइज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक्स, द प्रोविजनिंग इन नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैज़ इम्प्रूव्ड। और इसी की वजह से जो नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट और नेट एडवांसेस का रेशियो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.3% तक फॉल कर गया इन द मंथ ऑफ सितंबर 2022। And this is the lowest ratio in last 10 years. Approximately 1.3% पहुंच गया नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट टू नेट एडवांसेस का रेशियो, और जो पिछले 10 सालों में बोल सकते हैं पिछले 1 डिकेड के लोवेस्ट पॉइंट है। और इस पर्टिकुलर ईयर में जो नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है वो पिछले मार्च 2012 के लेवल के अकॉर्डिंग है। तो नेट NPAs वर एट सिमिलर लेवल बैक इन मार्च 2012। और अगर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कंपेयर करें तो प्राइवेट बैंक्स का जो नेट NPA है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.8% तक पहुंच गया, जबकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनका 1.8% है। इट मीन्स NPA की कैटेगरी में अगर हम देखें तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं दैट आर परफॉर्मिंग बेटर देन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो जो स्लिपेज, क्वार्टरली स्लिपेज रेशियो है एज पर द RBI's फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वो दिसंबर 2021 से कम होना शुरू हुआ एंड कूल्ड ऑफ ड्यूरिंग Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ है, वो कंसिडरेबली इम्प्रूव हुई है। और अगर प्रोविजन कवरेज रेशियो की बात करें, जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था, स्टेडली इंक्रीज हो रहा था सिंस मार्च 2021, हैज़ रीच अप्रॉक्सीमेटली 71.5% इन सितंबर 2022। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुई है दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन स्लिपेज, इंक्रीज इन राइट ऑफ एंड डेफिनेटली पिकअप इन द क्रेडिट ग्रोथ, जो कि इस समय 17.5% तक पहुंच गई है। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो स्लिपेज है वो रिड्यूस हुआ है, और जो फ्रेश एक्रेडिशन, फ्रेश प्रोविजनिंग हुई है NPAs की, इन दो इम्पॉर्टेंट रीज़न की वजह से जो ओवरऑल NPA बैंकिंग इंडस्ट्री में है वो कम होता हुआ दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ट्रेंड हमें नेट NPA में देखने को मिल रहा है, ग्रॉस NPA जो है उसमें भी डिक्लाइनिंग टेंडेंसी विजिबल हो रही है। और ऐसा कहना है रिपोर्ट का कि जो ये ग्रॉस NPA रेशियो है दैट इज़, उसमें जो रिडक्शन हो रहा है, उसमें जो डिक्लाइनिंग टेंडेंसी है वो अभी फ़िलहाल के लिए कंटिन्यू रहेगी। तो फिलहाल के 10 ईयर की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस बार जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसने अच्छा परफॉर्म किया, और ये परफॉर्मेंस आगे आने वाले कुछ टाइम तक कंटिन्यू रह सकती है। सो ऑन द मेन दैट इज नेट NPA एज अ परसेंटेज ऑफ नेट एडवांसेस। तो आप देख सकते हैं 2010 से लेकर के 2022 तक का डेटा दिया हुआ है, हालांकि ये मार्च का डेटा है, और दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट सितंबर। तो यू कैन जस्ट हैव द कंपैरेटिव स्टडी कि किस तरीके से 2010 से लेकर के 2018 तक जो नेट NPA है वो इंक्रीज़ हुआ है, और 2018 के बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, सब्सटेंशियली डिक्रीज़ हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, हम बोल सकते हैं इस कैलेंडर ईयर में। अब देख लेते हैं एक और न्यूज़ क्लिप जो कि RBI और उसकी फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से ही रिलेटेड है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रेगुलेटरी रीच वीकेंस डोमेस्टिक स्टेबिलिटी RBI। तो एज़मा और इंग्लैंड का जो बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, और उसको लेकर के जो इशू जनरेट हुए थे उसको भी एड्रेस करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो
एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीच है, दैट इज़ एक्चुअली अंडरमाइनिंग द डोमेस्टिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जो बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट सेंट्रल बैंक ने पब्लिश करी है कि जो पॉलिसी लॉक जाम हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एस्मा इशू, यूरोपियन रेगुलेटर्स की वजह से, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की वजह से जो रेगुलेटरी इश्यूज जनरेट हो रहे हैं, जो लॉक जाम हुआ है, उसको रिमूव करने के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोशिश करेगी थ्रू पॉजिटिव डायलॉग विद रेलिवेंट स्टेक होल्डर। कौन कौन रेलिवेंट स्टेक होल्डर है? सबसे इंपॉर्टेंट जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर दैट इज़ यूरोपियन सिक्योरिटी मार्केट्स एंड अथॉरिटी, जिसको हम एस्मा भी बोलते हैं। और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा कि एस्मा ने इंडिया के 6 क्लियरिंग हाउसेस को डी रिकॉग्नाइज कर दिया था। और यही सेम ट्रेंड जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसने भी फॉलो किया था। और इसके बाद से जो यूरोपियन बैंक इंडियन लैंड में ऑपरेट कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। हालांकि ये जो डी रिकॉग्निशन है ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, नेक्स्ट ईयर से इंप्लीमेंट होना है, बट आरबीआई और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस डी रिकॉग्निशन को रिमूव किया जा सके थ्रू पॉजिटिव डायलॉग। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इकोनॉमी रेजिलियंट एमिड ग्लोबल शॉक्स दास। तो जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास, उन्होंने बोला है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड अदर अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो अभी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में है। और बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी जो कई सारी कंट्रीज़ हैं वो रिसेशनरी कंडीशंस भी फेस कर रही हैं। बट इन सारी ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ और शॉक्स के बीच में अगर इंडियन इकोनॉमी को देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो रेजिलिएंट रही है, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रही है थ्रू वेल कैपिटलाइज्ड बैंकिंग सेक्टर। तो दो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर स्टैंड चैलेंजिंग, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो भी बहुत ज़्यादा टर्मोइल की सिचुएशन में है, जिसकी वजह से आरबीआई को कई सारे मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग के डिसीजन लेने पड़े। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही चल रहे हैं, वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ में भी हम देखें तो वर्ल्ड के जो अदर पार्ट है वहाँ पर भी मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग हो रही है, जिसकी वजह से फूड, एनर्जी के जो प्राइसेस है, कमोडिटीज़ के प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहे हैं। डेट जो है वो डिस्ट्रेस की सिचुएशन में है, स्पेशली बहुत सारी इमर्जिंग इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी में। बट इन कंपैरिजन टू ऑल इमर्जिंग इकोनॉमी बट डेवलपिंग इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज़ परफॉर्मिंग वेल। और उसका जो रीज़न साइट क्या है, दैट इज़ वेल कैपिटलाइज्ड बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया, और हम बोल सकते हैं कि वेल परफॉर्म्ड बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। तो ऐसा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास उन्होंने कहा। अब इसी रिपोर्ट से रिलेटेड एक और आर्टिकल है जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, उसको भी हम यहीं कवर कर लेते हैं। बैंक्स यूजिंग क्वालिटी लिक्विड एसेट्स टू फंड लोन ग्रोथ। रेगुलरली हम इस न्यूज़ को डिस्कस भी कर रहे हैं, इस एस्पेक्ट को डिस्कस भी कर रहे हैं कि पिछले कुछ 10 सालों में जो इस समय इस फाइनेंशियल ईयर में जो क्रेडिट ग्रोथ रेट रही है, पिछले 10 सालों की सबसे हाईएस्ट क्रेडिट ग्रोथ रेट रही है। इवन जो डिपॉजिट रेट है वो भी इस क्रेडिट ग्रोथ रेट को सैशिएट नहीं कर पा रहा है। सो द डिकेडल हाई क्रेडिट ग्रोथ रेट एमिड द स्लो डिपॉजिट एक्रीशन, द टाइट लिक्विडिटी कंडीशंस हैज मेंट द बैंक्स आर ड्रॉइंग डाउन देयर क्वालिटी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HQLA भी बोलते हैं, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। तो बैंक जो है दे आर यूजिंग देयर HQLA टू फंड द डिमांड ऑफ द क्रेडिट इन द इकोनॉमी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बोला है कि जिस तरीके से क्रेडिट रेट और डिपॉजिट रेट में मिसमैच हो रहा है, जस्ट डबल का डिफरेंस है, और जिस तरीके से क्रेडिट ग्रोथ रेट बढ़ रही है उसको सैशिएट करने के लिए डेफिनेटली लोन की डिमांड बढ़ रही है। तो बैंक्स लोन देंगे, तो लोन देने के लिए बैंक्स क्या कर रहे हैं, उनके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है बिकॉज ऑफ द लेस डिपॉजिट रेट। तो बैंक्स अपने जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं टू फंड द डिमांड फॉर द क्रेडिट इन द इकोनॉमी। और ये कैसे एविडेंट है? आरबीआई के अकॉर्डिंग दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट लिक्विड कवरेज रेशियो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम LCR बोलते हैं, लिक्विड कवरेज रेशियो, वो डिक्लाइन हुआ, दैट हैज़ कम डाउन फ्रॉम अ हाईएस्ट ऑफ 173% टू 135.6%। तो 173% जो कि 2020 में था, जो रिड्यूस होकर के सितंबर 22 में अप्रॉक्सीमेटली 135.6 तक पहुंच गया। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है जो बैंक्स अपनी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं
फॉर फंडिंग द लोन ग्रोथ। और जबकि अगर हम कंफर्टेबल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो इट शुड बी 100%। जो LCR है वो 100% होना चाहिए। हालांकि अभी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस से अभी भी ये ज़्यादा है, पर पिछले 2 साल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इसमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। और उसका सीधा रीज़न ये है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में डिक्लाइन का, कि जो बैंक्स हैं वो अपनी HQLA को यूज़ कर रहे हैं क्रेडिट डिमांड को सैचुरेट करने के लिए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 5 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। 82% ऑफ लिस्टेड CPSEs विदाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कैग की जो रिपोर्ट है CPSEs को लेकर के वो पब्लिश हुई है, पार्लियामेंट में रखी है। उस रिपोर्ट में कई सारे की पॉइंट भी सामने आए। हमने एक न्यूज़ भी कवर करी थी जहां पर हमने डिस्कस किया था कि कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड, फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन देखने को मिला है, स्पेशली फॉर डायरेक्टर्स फंड। हालांकि उस न्यूज़ को भी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा उस न्यूज़ के बारे में। यहाँ पर जो न्यूज़ है वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में। तो जो कैग ने CPSEs की जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल करी है, CPSE स्टैंड्स फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कैग स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग होते क्या हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। तो कैग ने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करी उसमें कैग ने कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न रेज किए हैं, जहां पर कैग ने ये बोला है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न में से कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न की बात हम यहाँ कर लेते हैं। एक तो बात करी है कैग ने कि जो हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज बची हुई हैं, रिमेनिंग है, फुलफिल नहीं है, कहाँ पर, इन सारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर बैंक, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, किसकी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की पोस्ट होती है CPSEs में वो वैकेंट पड़ी हैं नंबर ऑफ CPSEs में। अप्रॉक्सीमेटली 82% ऑफ CPSEs, जितने CPSEs की ऑडिटिंग करी है उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 72 की ऑडिटिंग करी है। 59 जो CPSEs हैं उनमें जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की वैकेंसी है वो खाली पड़ी हुई है, वो फिल नहीं है। वाइल नो महारत्ना कंपनी हैज़ द मैंडेटेड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड such as Coal India, NHPC, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एंड RECs। तो इस तरह की कंपनीज हम बात करें जो कि महारत्ना और ये इस तरह की कंपनीज हैं, इन्होंने कोई भी अभी तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं किया है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में। और जबकि अगर कंपनी एक्ट की बात करें तो एज पर द कंपनीज एक्ट उसमें गाइडलाइन साफ इशू करी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने कि अगर किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड में जो चेयरमैन है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड शुड हैव और शुड बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो अगर किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो चेयरमैन है दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, तो उस पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में एटलीस्ट हाफ नंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि वाई देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो एक कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जहाँ पर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसका ये काम होता है कि वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करे। वो इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसका कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी में, ना वो कंपनी किसी तरह से सैलरी ले रहा होता है, ना वो कंपनी का किसी तरह का स्टेक होल्डर होता है, तो उसका कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होता पर्टिकुलर कंपनी में, जिसकी वजह से वो अनबायस्ड डिसीजंस लेता है कंपनी के लिए, कंपनी के स्टेक होल्डर्स के लिए। किसी भी तरह का उसमें सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता, इसीलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट ज़रूरी होता है। तो कैग ने क्या रिकमेंड किया है? CAG recommended that the board of directors of the listed CPSEs ensure compliances with the guidelines and regulations to bring the better transparency and accountability। और ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने से जो एसोसिएटेड जो CPSEs हैं उनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट इंश्योर करें, जिससे कि कंप्लाइंसेस जो क्वार्टरली कंप्लाइंसेस रिपोर्ट है जो कि लिस्टेड जो CPSEs हैं उनको मैंडेटरीली सबमिट करनी पड़ती है एज़ पर द DPE और SEBI गाइडलाइंस रेगुलेशंस। तो वो रिपोर्ट में वो उस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट की बात करें। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली CPSEs के लिए, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं ये इंश्योर करते हैं किसी भी तरह का अनएथिकल बिहेवियर ना हो, किसी भी तरह का सस्पेक्टेड फ्रॉड ना हो, कंपनी किसी भी तरह के कोड ऑफ कंडक्ट को, एथिकल पॉलिसी को वायलेट ना करे। इसके अलावा इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, द बैलेंस कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, ये सारे इशूज़ भी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो देखते हैं। तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए इनका अपॉइंटमेंट ज़रूरी होता है। और 72 में से अप्रॉक्सीमेटली 59 ऐसे CPSEs हैं जहाँ पर
पर किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अभी अपॉइंट नहीं हुए। जो वैकेंसी है वो वैकेंट पड़ी है एज पर द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ कैग। तो कौन कौन सी फर्म्स के जो नाम हैं वो लिस्टेड हैं यहाँ पर देख लेते हैं। कोल इंडिया, BHEL, गेल, IOCL, NTPC, PFC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, REC, सेल, BPCL, HPCL एंड ONGC। दिस ब्लू बार इंडिकेट्स द मैंडेटेड कितनी वैकेंसी कितनी होनी चाहिए, और जो येलो है कितने हैं। तो देख सकते हैं कोल इंडिया में 6 की वैकेंसी जो है वो मैंडेटेड वैकेंसी है या सैंक्शन वैकेंसी है, और इसमें एक भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अभी अपॉइंट नहीं हुआ है। इसी तरीके से BHEL में 7 हैं, केवल 3 का अपॉइंटमेंट होता है। गेल में 7 हैं, केवल 1 का अपॉइंटमेंट है। IOCL में 8 सैंक्शन वैकेंसी है, जो कि केवल 2 अपॉइंटेड हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द जो पब्लिक CPSCs हैं उनमें जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट जो हैं वो नहीं हुए हैं, जो वैकेंसी है वो खाली पड़ी हुई है। एंड दिस इंश्योर, और ये कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करेगा उन CPSCs की जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसको, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, एथिकल बिहेवियर, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। तो डेफिनेटली जो डिसीजंस हैं वो रैशनल नहीं लिए जाएंगे, अनबायस्ड नहीं लिए जाएंगे। और इसी वजह से जो अगर आप देखें, हमने इससे पहले जो न्यूज़ कवर करी थी जहाँ पर डायरेक्टर फंड्स का मिस एप्रोप्रिएशन दिखाया गया कि डायरेक्टर्स को जो फंड अपॉइंट होता है CPSCs में कई सारे ट्रैवल के लिए, ट्रैवल अलाउंसेस के लिए, उसमें कुछ मिस एप्रोप्रिएशन देखने को मिला है। तो उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, या सफिशिएंट नंबर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं ही नहीं उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर विजिल करने के लिए। एंड दैट इज़ वाई कैग इज़ नाउ रेजिंग द कंसर्न अबाउट दीज CPSCs कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, डाउन साइजिंग टेक सर्वाइवल कोड इन 2022। तो बेसिकली ये एक एडिटोरियल है जहाँ पर जो टेक कंपनीज़ हैं उनके सर्वाइवल की बात कही गई कि जिस तरीके से इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो पॉपअप हुआ और कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होने शुरू हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। जो कंपनीज़ हैं उनके लिए सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगी। स्पेशली अगर इंडिया के जो IT सेक्टर की बात करें, उनके जो ऑर्डर थे जो बेसिकली USA और यूरोपियन जैसे कंट्रीज से आते थे उसमें सब्सटेंशियल डिक्लाइन देखने को मिला। तो इसी को लेकर के ये एक ऑडिटोरियल है जहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि कैलेंडर ईयर 22 में जो टेक कंपनीज़ हैं उनका जो सर्वाइवल कोड रहा, जो सर्वाइवल मंत्रा रहा, जो सर्वाइवल रूल रहा, जो वो ये रहा डाउन साइजिंग। व्हाट इज़ डाउन साइजिंग? इज़ बेसिकली to reduce the number of people or the employee who work in a company business simply in order to reduce the cost, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही थी कंपनीज की। तो डाउन साइजिंग वॉज द मूल मंत्र जिसको हम बोल सकते हैं। सो डाउन साइजिंग इज द परमानेंट रिडक्शन ऑफ अ कंपनीज लेबर फोर्स थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ अनप्रोडक्टिव वर्कर्स और द डिवीजन। और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस रही इस पर्टिकुलर ईयर में जो टेक कंपनीज हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी जिस तरह से कॉस्ट बढ़ रही थी, ऑर्डर डिक्रीज हो रहा था, सर्वाइवल कंपनीज का बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा था। तो कॉस्ट को मैनेज करने के लिए कंपनीज ने डाउन साइजिंग करी, ले ऑफ करी, स्पेशली फॉर टेक इंडस्ट्री। और अगर हम देखें मेजर ना, तो नवंबर में ट्विटर ने अप्रॉक्सीमेटली उसकी हाफ जो ग्लोबल वर्क फोर्स है वो कट डाउन कर दी। इसी तरीके से चाहे वो बायजूस हो, वेदांतु हो, सब में अगर कंपनीज में देखें, स्पेशली फाइनेंशियल टेक और एजुकेशन टेक, जो टेक कंपनीज के जितने भी वेरिएंट हैं, जितने भी सब सेगमेंट हैं, उन सब में हमें ये ले ऑफ का और ये डाउन साइजिंग का ट्रेंड देखने को मिला। सो दीज आर द मेजर स्टार्टअप्स ले ऑफ इन 2022, बायजूस, ब्लैंकेट, अनअकैडमी, वेदांतु, Cars24, ओयो, उड़ान, ओला, M-Fine, 12, मीशो, फ्रंट रो, फार आई, रूपीक, लीडो, सिटी मॉल, इन सारी कंपनीज में, स्टार्टअप्स में एक सब्सटेंशियल परसेंटेज का ले ऑफ डाउन साइजिंग देखने को मिली। एंड दिस इज़ अ मेजर टेक ले ऑफ इन 2022, जो बड़े बड़े टेक ले ऑफ हुए, तो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, HP, इन सब ने एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज में ले ऑफ किया जस्ट फॉर द रिडक्शन ऑफ द ओवरऑल organizational cost for the survival in turmoil era, that is 2022. अब देख लेते हैं some other news clips. CAT doubled to 4.4% of GDP in July and September. तो CAT stand for current account deficit. तो इंडिया के अगर current account deficit की बात करें वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली
$4 बिलियन। तो $36.4 बिलियन पर इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट पहुंच गया है। दैट इज़ अबाउट 4.4% ऑफ कंट्रीज जीडीपी। जो कंट्री का जीडीपी है उसका 4.4% तक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है इन द क्वार्टर एंडेड इन सितंबर 2022। तो सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग या हम बोल सकते हैं Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में जो इंडिया का कैड है वो जीडीपी का 4.4% तक पहुंच गया बिकॉज ऑफ द वाइडनिंग ऑफ द मर्केंटाइज ट्रेड गैप। स्पेशली जो गुड्स का जो ट्रेड है मर्केंटाइज ट्रेड उसमें गैप वाइडन हुआ है, उसकी वजह से ये हमें सब्सटेंशियल इंक्रीज देखने को मिला है कैड में। सर्विस में इतना ज़्यादा गैप हम बोल सकते हैं इतना ज़्यादा डेफिसिट नहीं है जितना हमें मर्केंटाइज। डेफिनेटली उसका रीज़न भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ ट्राजेक्टरी रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट रही है अदर कंपनी से कंपैरिजन, अदर कंट्री से कंपैरिजन में। प्राइमरी से कोई भी कंट्री सेकेंडरी में जाती है, फिर टर्शरी में जाती है। प्राइमरी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्शरी सर्विस सेक्टर। इंडिया के केस में ये रहा है कि सीधे प्राइमरी से हम टर्शरी सेक्टर में मूव कर गए हैं। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के जो हमारी डिपेंडेंसी है, चाहे वो फिनिश्ड गुड हो, चाहे वो सेमी फिनिश्ड गुड हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, उन सब को लेकर के जो हमारी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज़ पर है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम जैसे कंट्रीज़ पर, उसकी वजह से कंटिन्यूअसली ईयर बाय ईयर हमारा मर्केंटाइज एक्सपोर्ट बढ़ता है, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो वाइडन होता है। तो एज़ पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा ऑफ ब्लूम्सबर्ग, इंडिया जो है वो अपने हाईएस्ट कैट पर पहुंच गया है। अगर एब्सोल्यूट नंबर की बात करें तो 31.8 बिलियन रहा सितंबर 2022 तो 36.4 बिलियन डॉलर तक रहा। इससे पहले जो हाईएस्ट पॉइंट था वो कब था? फाइनेंशियल ईयर 2013 यानी 2013 में इससे पहले इंडिया ने हाईएस्ट कैट अचीव किया था, यानी दिसंबर 2012 में इससे पहले इंडिया का हाईएस्ट कैट था कितना था? अप्रॉक्सीमेटली $31.8 बिलियन था। और इस बार सितंबर 22 में ये पहुंच गया है अप्रॉक्सीमेटली 36.4। तो ये अभी तक का हाईएस्ट पॉइंट है करंट अकाउंट डेफिसिट का। तो एक Q3 का डेटा, अगर Q1 की बात करें तो Q1 में अप्रॉक्सीमेटली $18.2 बिलियन था, Q2 में अप्रॉक्सीमेटली 19.7। तो दिस इज़ द ग्रोइंग बर्डन ऑन इंडियन इकोनॉमी। देख सकते हैं करंट अकाउंट जो बैलेंस है वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारा वो डेफिसिट की सिचुएशन में रहता है। दिस इज डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। हम गुड्स के केस में देख सकते हैं डेफिसिट है, सर्विस सेक्टर में मोर और लेस हम सरप्लस की सिचुएशन में रहते हैं। प्राइमरी इनकम डेफिसिट, सेकेंडरी इनकम सरप्लस। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फंड रेजिंग via QIPs writes at 6-year low। तो equity fundraising through QIPs, what is QIP? Qualified institutional placements, and the right issue slumped to the lowest since 2016। तो 2016 से अगर कंपेयर करें तो जो QIPs और राइट इश्यूज़ के थ्रू जो इक्विटी फंड रेज किया जाता था उसमें हमें डिक्रीज़ देखने को मिला। तो 2016 से आज तक जो अगर हम देखें जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज करी है कंपनीज़ ने स्पेशली फॉर इक्विटी फंड रेजिंग, उसमें जो QIPs और राइट इश्यूज़ हैं उसका जो परसेंटेज है वो डिक्रीज़ हुआ है। रीज़न बिहाइंड दिस ओनिंग टू अ क्लाउडी मार्केट इन्वायरमेंट एंड द लैक ऑफ नीड फॉर ग्रोथ कैपिटल। और अगर इस कैलेंडर ईयर को देखें तो इस कैलेंडर ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 11,743 करोड़ कंपनीज़ ने रेज किए हैं, जिसमें से 4,052 करोड़ जो हैं वो QIPs और राइट इश्यूज़ के थ्रू रेज किए गए हैं। अगर हालांकि ट्रेंड की बात करें जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो प्रेफर करती हैं QIPs के थ्रू फ्रेश कैपिटल को रेज करना, एंड बिकॉज ऑफ देयर फंडिंग रिक्वायरमेंट। जो फाइनेंशियल फर्म्स होती हैं वो लार्ज इश्यूज़ जो हैं वो फ्लोट करती हैं QIPs के। बट फिलहाल के लिए 2016 से अगर कंपेयर करें तो इस साल जो QIPs हैं उनमें हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ट्रेड पैक्ट विद ऑस्ट्रेलिया टू बी बेनिफिट MSME गोयल। तो जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इंटरिम ट्रेड पैक्ट साइन हुआ था वो इम्प्लीमेंट हो गया। हमने कल के न्यूज़ में कवर भी किया था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस ट्रेड पैक्ट से जो मोस्टली जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है वो बेनिफिट करेगा, और यही बात हमने आज के न्यूज़ में भी कवर करनी है। इसमें यहाँ पर हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने भी बोला है कि फाइनल जो ट्रेड डील होनी है उसके लिए नेगोशिएशन चल रहा है। फिलहाल तो जो इंटरिम ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है
ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का वो MSME सेक्टर को, लेबर इंटेंसिव सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करेगा। तो MSME पर ज़्यादा फोकस किया है मिस्टर गोयल ने। तो जो स्मॉल बिजनेस हैं दे आर ऑल सेट टू डायरेक्टली बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेड पैक्ट विद ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि डायरेक्ट एलिमिनेशन होगा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का। तो जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, केमिकल, फर्टिलाइज़र, ये सब अपने अपने प्रोडक्ट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में उनको प्रेफरेंशियल हम बोल सकते हैं ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, जिससे कि जो स्मॉल स्केल सेक्टर है MSME है वो बेनिफिट करेगा डायरेक्टली इस ट्रेड पैक से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। यूथ एम्प्लॉयमेंट इज स्टिल अकेलेस हील। It was a year when the job remained a dominant theme, from the private sector layoff to the government policies that would impact the job market. अभी हमने थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आर्टिकल कवर किया जहाँ पर हमने डिस्कस किया जो टेक कंपनीज़ हैं उन्होंने डाउन साइजिंग करके अपना जो सर्वाइवल है, अपनी जो कॉस्ट है वो मेंटेन करी है इस पर्टिकुलर ईयर में। उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिलेगा। और इस न्यूज़ आर्टिकल में भी यही कहा गया है कि जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है वो अभी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में जिस तरीके से इकोनॉमीज़ जो हैं वो क्रैश कर रही हैं, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ रही है, कमोडिटीज़ के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, और इन सब सिचुएशन में जो सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए दैट इज़ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। स्पेशली इस पर्टिकुलर ग्रुप में 15 से जो 30 साल का एज का ग्रुप है उसमें उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पॉलिसी मेकर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखें तो PLFS डेटा के अकॉर्डिंग मार्च 2021 से लेकर के जुलाई सितंबर 2022 तक का डेटा दिया हुआ है। देख सकते हैं कि स्पेशली यूथ सेगमेंट में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, हम यहाँ ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे, यूथ सेगमेंट इंक्लूड 15 से जो 30 साल के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी बात करिए, ऐसे लेबर जो कि इनकी एज इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में फॉल करती है, और दोज हु आर विलिंग टू डू जॉब वो लेबर फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम देख सकते हैं जनवरी 2021 से लेकर के एक डबल डिजिट और सिग्निफिकेंट नंबर में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बना हुआ है। तो जिस तरीके से प्रोटेस्ट इरप्ट हो रहे हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट द गवर्नमेंट अग्निपथ स्कीम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ आर्म फोर्सेज, उसको देखते हुए भी कई बार इंडिविजुअल्स ने कहा था कि यूथ के पास जॉब ही नहीं है, और जिस तरह की जॉब जनरेट कर रही गवर्नमेंट वो उस तरह की जॉब चाहिए नहीं। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सिनेरियो को डिस्कस किया गया और यही बताया गया कि पॉलिसी मेकर्स के लिए इस ईयर सबसे बड़ा चैलेंज, और आगे आने वाले ईयर में भी ये यूथ एम्प्लॉयमेंट जो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि टेक कंपनीज ही नहीं और अदर कंपनीज में भी डाउन साइजिंग हमें देखने को मिल रही है, और गवर्नमेंट के साइड से भी कोई बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट नहीं हो रही हैं। सो ये तो बात रही अनएम्प्लॉयमेंट की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। इंडिया अनलाइकली टू ज्वाइन यूक्रेन ग्रेन कॉरिडोर सेज MEA स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने बोला कि इंडिया फिलहाल के लिए किसी भी तरह का ग्रेन कॉरिडोर नहीं ज्वाइन करेगा। व्हाट इज ग्रेन कॉरिडोर? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द ग्रेन हेल्प और द फूड हेल्प टू यूक्रेन, कंट्रीज जो हैं वो एक ग्रेन कॉरिडोर डेवलप कर रही हैं जहाँ से यूक्रेन को फूड ग्रेन की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा सके। और इंडिया को बोला गया था वो फूड ग्रेन कॉरिडोर ज्वाइन करने के लिए, ग्रेन कॉरिडोर ज्वाइन करने के लिए। तो इंडिया ने फिलहाल के, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री उसने बोला कि फिलहाल के लिए इंडिया इज़ अनलाइकली टू ज्वाइन दिस यूक्रेन ग्रेन कॉरिडोर, और इंडिया जो है वो बाईलैटरल मैकेनिज्म पर ज़्यादा फोकस करेगा रादर देन कोई कलेक्टिव और मल्टीलैटरल जो मैकेनिज्म है उस पर। तो इंडिया ने बोला अगर इंडिया को यूक्रेन की हेल्प करनी है तो इंडिया विल फोकस ऑन बाईलैटरल मैकेनिज्म, जहाँ पर वो ऑलरेडी फूड ग्रेन असिस्टेंट जो है वो सेवरल कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली इन ग्लोबल साउथ। तो यही जो असिस्टेंट है ये अदर कंट्रीज़ को भी बाईलैटरली एक्सटेंड किया जा सकता है। फिलहाल के लिए ग्रेन कॉरिडोर ज्वाइन करने का कोई भी मूड नहीं है इंडिया का। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query or suggestion, you can write on comment section below. And this is the last video of this English year. Hope you all have a very good and excellent upcoming new year. Thank you. Have a nice day.